खतरनाक जो स्टूडेंट तगड़ा था, एकदम यूनियन लीडर था, उसका नाम था उमर। तो इन लोगों ने उमर को पकड़ा। तो उमर जो था वो स्टूडेंट था और स्टूडेंट के ही एज में यह हथियार उठा लिया और बहुत बहादुरी से लड़ा था, रूस को भगा दिया था। हालांकि उमर का लड़ाई में दाहिनी आंख जो थी वो रूस के बम से क्या हो गई, विस्फोट से इसकी दाहिनी आंख उड़ गई थी। जब रूस चला गया तो ये जो उमर था ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा। तो मस्जिद में जब ये नमाज पढ़ाने लगा तो उमर की एक आंख तो फूट चुकी थी लड़ाई में। अब मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा तो नमाज पढ़ाने वाले को मुसलमानों को मौलवी या मुल्ला कहा जाता था। तो उमर जो था वो मुल्ला बन चुका था, इसलिए इसे इसका नाम पड़ गया मुल्ला उमर। और यही मुल्ला उमर जिसकी दाहिनी आंख फूट गई थी, इसी को कहा गया कि आप तालिब का लीडर बनिए। तो इसने एक संगठन बनाया जो स्टूडेंट्स का संगठन था, जिसका कहा गया तालिबान। और इस तरह से गृह युद्ध को खत्म करने के लिए स्टार्टिंग हुआ तालिबान का। और इस तालिबान को पहले से अमेरिका ने हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ दे रखा था। इस तालिबान की फौज ने वहां अफगानिस्तान में जितने छोटे छोटे कबीले ग्रुप बने थे सबको साफ कर दिया और अफगानिस्तान पर छत्र राज कर लिया पूरी तरह से तालिबान ने, जो आज है। अब तालिबान देखिएगा तो ज्यादातर नीचे वाले एरिया में ही काबिज है, क्योंकि इनको पाकिस्तान से ही पैसे सप्लाई अमेरिका पहुंचा रहा था। इसी बीच रूस का एक स्पिन बोल्डाज एक जगह है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, कंधार के पास। यहां पर रूस का सबसे बड़ा हथियारों का डिपो था, जहां से हथियार सप्लाई होती थी। यह बात पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बता दी। वहां के तालिबान वालों ने आए और इसे लूट लिए और इस वजह से अमेरिका और रूस दोनों के हथियार तालिबान के पास आ गए थे। अब कहेंगे कि कब्जा कैसे होता, 85% एरिया पे कैसे कब्जा कर लिया। आपको भी अपना एरिया कब्जा करना है तो वहां के पुलिस स्टेशन को उड़ा दीजिए, पुलिस स्टेशन उड़ गई, आपका एरिया हो गया। अब कौन रोकेगा आपको? अब आर्मी आएगी। अगर आर्मी से लड़ाई कर लिए तो उसी को कहते हैं सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध। अपनी ही देश की फौज से लड़ गए तो गृह युद्ध यानी सिविल वॉर हो गया। पुलिस उड़ा दिए तो आपका कब्जा हो गया वहां पर। तो ये हो गया अफगानिस्तान पर पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा हो गया। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए जितने आतंकवादियों बुलाया था वो अमेरिका ने बुलाया था। इसी में एक नाम था ओसामा बिन लादेन का। लेकिन ओसामा बिन लादेन अमेरिका से दुश्मनी ले लिया था, क्योंकि तुम सऊदी अरब से उड़ान भर के उसमें इराक पर हमला क्यों कर रहे हो। इस वजह से ओसामा बिन लादेन जो था वो 9/11 का हमला करके उड़ा दिया यहाँ पर 11 सितंबर 2001 को यहाँ पर, और भाग के छुप गया अफगानिस्तान में। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कहा कि यहाँ हमको क्या चाहिए, ओसामा बिन लादेन चाहिए। तो उस समय अफगानिस्तान में भले अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के हथियारों से रूस को भगा दिया गया था, लेकिन वहां अमेरिका के ही आतंकवादी थे, जिसमें सबसे तगड़ा स्टूडेंट का ग्रुप था तालिबान। और तालिबान का लीडर था उस समय मुल्ला उमर, जो अफगानिस्तान की लड़ाई में ही जख्मी हुआ था। मुल्ला उमर ने कह दिया हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है, भगो यहाँ से। तो अमेरिका ने कहा हमको युद्ध कर देंगे। कहा गया ससुरा आओ युद्ध कर देंगे। अब ये ना भगाए हैं रूस को, तो रो देख लेंगे, आओ 10 साल में कूच दिए, आओ तुम भी। और यहीं अमेरिका कूद गया इस युद्ध में। हालांकि अंततः ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के ऊपर आरोप भी नहीं लग पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया कि ओसामा बिन लादेन को बनाया कौन था, तालिबान को बनाया कौन था, अमेरिका ने बनाया था। अब भाई आतंकवादी के आगे अमेरिका, भाई आतंकवादी पर जब डिस्कस होगा तो पाकिस्तान से कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, सबकी हिस्ट्री पता है कौन कहाँ से आया है। ओसामा बिन लादेन को शरण देने के कारण तालिबान जो था, जो खुद अमेरिका ने उसे पैदा किया था, अब अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लेके कूद गया। ठीक वैसे ही गलती किया जैसे रूस ने किया था, गुस्सा में वहां पे पूरा थल सेना उतार दिया। यहाँ पे भी दिक्कत हो गया, इसको भी धो दिया सब, अमेरिका को भी। अब अमेरिका 20 साल तक लड़ा था, क्योंकि 2001 में उसके ऊपर हमला हुआ था। जो बाइडेन ने कहा कि 20 साल बाद हम इसमें अपनी सेना वापस बुला रहे हैं। अफगानिस्तान से लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहाड़ है और इनके जीवन का कोई मकसद नहीं, क्योंकि इनको केवल और केवल लड़ाई करना है। ये अब यहाँ पे सैनिक वापस जा रहे हैं। लेकिन ये बुढ़ऊ इतना होशियार है, बुश के समय पे यह हमला शुरू हुआ था और इसने वापस कर लिया अपनी सेना को। यह बुढ़ऊ को लगता है कि कोई ना कोई सवाल पूछेगा कि 20 सालों में आपको मिला क्या, तो इसको लगा कि हमको बेइज्जती हो जाएगा। तो इसने बहुत खतरनाक चाल चला। इसने क्या किया कि अपने जितने हथियार थे, जितने मीडियम साइज के गाड़ियां वगैरह थी, उनको कहा कि देखिए ये इसमें थोड़ा थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग पचक ढचक गया, ये हमारे काम लायक नहीं, हम इसे छोड़ के जा रहे हैं। और बिना बताए भाग गया। इन हथियारों पर, इन गाड़ियों पर, इन बख्तरबंद वाहनों पर अब कब्जा हो गया तालिबान का। ये जानबूझकर छोड़ा है कि अब तालिबान और हथियार हो जाएगा और खतरनाक हथियारों से लोगों को मारेगा, तो लोग अपने से कहेंगे कि अमेरिका ठीक था। मतलब समझ रहे हैं, जब तक था तब तक कुछ भी किया। सेम काम यही किया था रूस, जब अफगानिस्तान को खाली किया था तो स्पिन बोल्डाज में अपना हथियारों का जखीरा छोड़ दिया, ताकि आने वाले जो आएगा वो युद्ध झेलेगा। इसने भी छोड़ के चला गया और इसने कहा दुनिया को कि हमने अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दिया है, वहां एयरफोर्स बनाया। देखिए अफगानिस्तान की एयरफोर्स की पावर, ये देखिए एम्बार्डियर जहाज दिया। इस ससुराई कौन काम का जहाज है यहाँ पर,
ये सेस्ना जहाज, हमारे यहाँ नेता सब इसको प्राइवेट मीटिंग में लेके जाता है सब यहाँ पे, ये एयरफोर्स है अफगानिस्तान का। और पाकिस्तान को इसने क्या दिया, F-16 खतरनाक जहाज, मतलब जो आतंकवादी सप्लाई कर रहा है उसको खतरनाक, जो आतंकवादियों से लड़ रहा है उसको ऐसा टुच्ची जहाज दिया। अमेरिका तो यहाँ से निकल गया। अब अलग अलग देशों का अपना इसके साथ अलग अलग इंटरेस्ट है। रूस जो है इसको एक बार झेल चुका है, रूस एक्सेप्ट कर चुका है तालिबान को, और पूरी दुनिया को यह बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक अफगानिस्तान रहेगी तालिबान का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। रूस ने भारत को भी कह दिया है कि हम अफगानिस्तान के मैटर पे आपका कोई साथ नहीं देंगे। तो रूस तो भैया अपना साइड हो गया है, बस इसको ने तालिबान को कह दिया कि भैया तू हमारे एरिया में नहीं आना। अब बात करते हैं अगले देश की, चाइना की। तो देखिए चाइना का कोई अस्तित्व, मतलब कोई इसके अंदर मोरल सेंस नहीं है, इज्जत वगैरह कुछ नहीं होता है। यह आतंकवादियों का भी सपोर्ट कर देता है, ये यूएनओ में जाके मौलाना मसूद अजहर को बचा ले आता है। तो ये आतंकवादी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। इनका कोई मतलब विदेश नीति फिक्स नहीं होता है। इनको मतलब क्या है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इसका कब्जा सोचता है वहाँ लिथियम वगैरह वगैरह चीज़ों पे, आयरन और पर कब्जा हो जाए इसका अच्छा से। दूसरा, ये एक सड़क सीपीसी बनाया ही है, एक यहाँ के थ्रू भी एक बीआरआई प्रोजेक्ट में इसे शामिल कर लेगा। लेकिन चीन की भी एक मजबूरी है कि चीन की जो सीमा यहाँ अफगानिस्तान से लगती है वो सिंजियांग प्रांत है, और यहाँ के वीगर मुसलमानों पर चीन जुल्म करता है। इस वजह से यहाँ पर मुसलमानों में टसल हो सकती है। यहाँ भारत इस चीज को बढ़ा दे सकता है कि इस एरिया में अफगानिस्तान में ये असंतोष भर दे कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है, जिस वजह से अफगानिस्तान और ये चीन के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान का यहाँ अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ जितने समय अफगानिस्तान जितना अशांत रहेगा, पाकिस्तान को वहाँ आतंकवादियों के लिए और ईजी हो जाएगी। यहाँ जितने ज्यादा आतंकवाद रहेंगे, ये इन आतंकवादियों को चढ़ा के ये कश्मीर के एंट्री कराते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कश्मीर। क्योंकि इन बकचोदों को समझ में आता नहीं है कि इनका बांग्लादेश चला गया यहाँ पर, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए यहाँ पर, क्या कीजिएगा यहाँ पर। और ये इसके लिए थोड़ा सा हो भी जाता है। रीजन समझिए कि अफगानिस्तान ये ऐसा करते क्यों है। देखिए ये है स्पिन बोल्डाज, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ पर तालिबान के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, यहाँ के चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। यहाँ से इतना बड़ा ये व्यापार का केंद्र है, यहाँ से बहुत सारी ट्रकें जाती हैं, अफगानिस्तान की लाइफ लाइन कही जाती है इस चेक पोस्ट। और अफगानिस्तान की एयरफोर्स इन तालिबानी आतंकवादियों को मारने आई ना, तो पाकिस्तान कहता है इसका एयरफोर्स ऑफिशियली कि अगर तुम उन आतंकवादियों को मारोगे तो हमारी एयरफोर्स तुम्हें मार देगी। अब जेन्युइन अफगानिस्तान की तुलना में पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी है, तो सोचिए कितना ये साले गिरे हुए हैं कि ऑफिशियली आतंकवादियों को बचाने के लिए यहाँ आते हैं। अब अफगानिस्तान से एक और पाकिस्तान को फायदा ये हो जाता है कि अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट में आता है, यानी यहाँ अफीम की खेती ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जिसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में हो जाती है अफीम की खेती। अब ये अफीम की जो होती है ये मादक पदार्थ होता है। ये अफीम जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुँचा दिया जाता है स्पिन बोल्डाज वाले बॉर्डर के थ्रू। अब जब ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान इसे पंजाब में पहुँचा देता है। उड़ता पंजाब मूवी वगैरह देखें, नशा वगैरह पे काफ़ी है। यहाँ पे पंजाब में अभी नशाखोरी बहुत भर गया है। ये अफीम आ कहाँ से रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया आ रहा है। तो ये इंडिया को चौपट करना चाहते हैं। दूसरा है कि इन लोग को गजवाए हिंद भी तो करना है। हम लोग को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान वाले पीटेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे मत पीटिए यहाँ पर, ये लोग हम लोग को गजवाए हिंद करेंगे। ये देखिए पाकिस्तान का मेजर है, देखिए यहाँ पे स्टार देख रहे हैं। और ये मेजर छोटा मोटा मेजर नहीं है, पैरा कमांडो है। देखिए यहाँ पैरासूट का, आपको इंडिया से मिला देते। देखिए ये भी पैरा कमांडो है, ये भी पैरा कमांडो है, ये भी मेजर रैंक पे है, ये भी मेजर रैंक पर है। ये ससुरे ये इस पर हमला करके गजवाए हिंद करेगा। सोच सकते हैं, इतने साले पागल होते हैं सब। ये सब इनको अपनी औकात नहीं दिखती है। जिस बोतल में ये पानी पी रहा है बिहार में, उस बोतल पे सुबह सुबह लोग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे लेटिन करने जाते हैं, उस पर ससुरा पानी पी रहा है और ये कह रहा है कि हम इन लोग पर गजवाए हिंद करेंगे। अरे भाई साहब, हमारे देश के सेना को मतलब तुमको क्या बोले यार। देखिए इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो भारत ने यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, लगभग $4 बिलियन से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। हम अफगानिस्तान को बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम कुछ मत कहो क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अधिकार है किसी भी मुसलमान को बर्बाद कर सकते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो गाली सुनाता है, अकेले उसमें 90% योगदान पाकिस्तान का है। जबकि भारत देखिए, ये अफगानिस्तान की $4 बिलियन मदद किया। वहाँ सहतूत डैम और सलमा डैम है, ये प्लांट 42 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली उत्पन्न करते हैं। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बिजली का प्लांट है यहाँ पर। इससे अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी सुधरेगी, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं देखा जाएगा। और इसके अलावा भारत ने वहाँ के संसद भवन का भी निर्माण कराया।
ताकि लोकतांत्रिक सरकार वहां पे रह सके। भारत वहां की एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए वहां रूस से खरीद के इसे हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिया है, जिसमें बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं उनमें ट्रेनिंग जो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में दिया जाता है, यहाँ फिलिस्तीन अफगानिस्तान के लड़कों को भी दिया जाता है ट्रेनिंग। यहाँ अफगानिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां हमारे खुद के आर्मी अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है। अफगानिस्तान में भारत का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम भारत अफगानिस्तान में हमारी मौजूदगी रहती है तो इससे एक प्रेशर चाइना पे पड़ता है, दूसरा प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ता है। तो ये दोनों जो छर्रे हैं सब ये ससुरे यहाँ पर इसके वजह से कंट्रोल में रहते हैं। और अगर हमें यहाँ पर एक वायुसेना का अड्डा मिल जाए तो इसके लिए तो ये सरदर्द हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रास्ता तो जाने का ईरान से मिल ही जाएगा हमको चाबहार के थ्रू, और ये पाकिस्तान भले वहां जाने ना दे। तो हम लोग के लिए वहां तालिबान का आ जाना सच में एक ड्रॉबैक है, और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के लिए तो एक बहुत फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। हम लोग का प्लान क्या था कि हम लोग यहां से जाते ईरान के चाबहार पोर्ट पर, यहां से रेल लाइन बिछाते जरांज तक, और जरांज से हम लोग डेलाराम अफगानिस्तान पहुंचा देते। अफगानिस्तान का ये जो हाईवे है, इस हाईवे को कहते हैं हम लोग गारलैंड रोड। ये अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। अब इस गारलैंड रोड पर ये कंधार है, जहां पे तालिबान का स्पिन बोल्डाज पर पूरी तरह कब्जा हो गया। तो अब हम लोग इस रूट का इस्तेमाल बिना अफगानिस्तान के नहीं कर सकते, और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का प्रेशर ज्यादा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के रोएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई, हमको इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए, जब हम ईरान के चाबहार तक पहुंच ही गए हैं तो क्या जरूरत है ससुरा हमको यहाँ बार बार अफगानिस्तान में घुसने का। हम यहाँ से तुर्कमेनिस्तान के थ्रू बाईपास करके सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, और यहीं से हम कैस्पियन सागर पार करते हुए रूस में यहाँ से भी घुस सकते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरत है ससुरा अफगानिस्तान में मरने बिना यहाँ पर कुछ खास। ट्रेड के लिए हमें ये रूट सोचना चाहिए। और आज के वक्त में क्या है, आजकल तो रो चल गई है, रोल ऑन रोल ऑफ। ट्रक को सीधे बैठाइए ट्रेन पर और ट्रेन लेके चल आएगी यहाँ पर, और ट्रेन को उतार दीजिए बंदरगाह पे, ये ट्रक वगैरह सब घुस जाएंगे सब पानी वाली जहाज में, और पानी वाली जहाज लेके निकल जाएगी। क्या दिक्कत है। अब जैसे मान के चलिए कलकत्ता से किसी सामान को रूस में भेजना है, तो उसको ट्रक पे लोड कीजिए, ट्रक को ट्रेन पे लोड कीजिए, ट्रेन वाला मुंबई में ले आ देगा, ट्रेन से ये उतरेगी, मुंबई पोर्ट पर जहाज लगी है, तो ट्रकवा सीधे पानी वाली जहाज में घुसा दो, ये पानी वाली जहाज चाबहार में उतरेगी, यहाँ से ट्रक उतार के यहाँ से लेके चल जाओ यहाँ तक वहाँ पे। तो हमें अल्टरनेट देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को शांत नहीं रहने देगा। अफगानिस्तान का ऊपरी भाग जो है वही भारत से सटता है। देखिए, ये छोटा सा एरिया भारत से इसका ये टच करता है। तो यहाँ पर पहले बहुत शांति थी, उस शांति को बहाल करने का काम नॉर्दर्न अलायंस ने किया था। ये कई देशों का संगठन था, जिसमें अमेरिका, इंडिया था, रूस था, तुर्की था, तुर्कमेनिस्तान, ईरान वगैरह कई सारे देश थे। ये आठ देश थे जो यहाँ पर शांति बहाल का काम करते थे। तो ये एरिया अगर शांत रहेगा ना, तो ये कश्मीर वाला इशू ऐसे भी शांत रहेगा। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इधर से कहेगा आए जाने इधर से मार कश्मीर वाले मैटर पे। यह बात अलग है कि अभी का तालिबान पूरी तरह से पहले के तालिबान से बदल गया है। जब भी भारत की मीडिया या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया अफगानिस्तान से ये सवाल पूछिए कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं कश्मीर इशू में, तो इन्होंने हमेशा एक ही बात कहा है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है। तालिबान या अफगानिस्तान की जमीन कभी किसी दूसरे देश में उग्रवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं आएगी। लेकिन इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वहां देखेंगे अभी दानिश सिद्दीकी पत्रकार जो थे वो पुलित्जर अवार्ड से नवाजे गए थे, इनकी वहां पे हत्या कर दी गई। वो तो हत्या इस अफगानिस्तान में हुई है, वरना अगर ये हत्या, ये गोली अगर कश्मीर में चली रहती और दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान में न होकर कश्मीर में हुई रहती, तो अभी तक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री, OIC के कंट्री बवाल मचा दिए रहते सब, कश्मीर सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया। लेकिन अफगानिस्तान में हुआ कोई दिक्कत नहीं, वो लोग शांत बैठे रहेंगे यहाँ पर। हालांकि हम लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान पे पूरा भरोसा न करके हमारे जो कॉन्सुलेट है वहां से अपने भारतीय कर्मचारियों को निकाल लिया है। इस कॉन्सुलेट में, वहां कंधार वगैरह के कॉन्सुलेट में, वहां पे जो काम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के लोग हैं, बट वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान भले ही सुधर गया हो, तालिबान की मेंटेलिटी भले ही चेंज हो गई हो, क्योंकि तालिबान को भी पता है कि अगर लंबे समय तक हमें सर्वाइव करना है तो हमें आतंकवाद को छोड़ के राजनीतिक ओर आना पड़ेगा। लेकिन इसके ये जो लोग हैं, ये लोग इसके जो बाप बन के बैठे हैं लोग, ये तो हमेशा चढ़ाएंगे कि कश्मीर को ये लोग अनस्टेबल रखो, क्योंकि इनके पास दूसरा कुछ बात करने के लिए तो मुद्दा है नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की अपनी फौज डिप्लाई कर रखा है, इसलिए अफगानिस्तान तालिबान जो है तुर्की को धमकी देता है। भारत सरकार को भी काबुल एयरपोर्ट के आसपास सिक्योरिटी के लिए अपने पारा कमांडोज को तैयार रखने चाहिए, क्योंकि इन पारा कमांडो से तालिबान नहीं लड़ पाएंगे। ये स्पेशली उसी लिए ट्रेंड होते हैं। आप देखे होंगे जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इस सब में यही पारा कमांडो जाते हैं। यहाँ रहने से एक फायदा होगा कि अफगानिस्तान पर एक डर रहेगा, और डर बिना प्रेम कहाँ, डर खत्म तो प्यार खत्म हो जाता है। जैसे अभी हमारी स्थिति इस तरह से, ये तालिबान वाला
हमारे ऊपर तान दिया यहाँ पर। अब हम लोग हैं तालिबान को केवल उसके मेंटली पे छोड़ दिए हैं कि वो कश्मीर में इंटर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास तालिबान को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आ जाते हैं तो हम उस पर पाकिस्तान और चाइना पे भी दबाव बना देंगे। साथ ही साथ हमारी स्थिति ऐसे हो जाएगी ताकि दोनों एकदम आमने सामने। अब क्या है कि तालिबान अगर एंट्री करेगा, आतंकवाद फैलाएगा कश्मीर में, तो हम लोग काबुल एयरपोर्ट में पकड़ के इनको धो देंगे। तो ये स्थिति में देखेंगे ना, दोनों में से कोई गोली नहीं चलाएगा। और इस स्थिति में तो ससुरा इसका अगर मूड बिगड़ा तो चलाइए देगा। तो अभी हम अफगानिस्तान में इस स्थिति में, लेकिन अफगानिस्तान में अगर हम काबुल एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और ये इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को मैसेज पहुंचा देते हैं तालिबान को कि देख भैया, तुम हमको कुछ नहीं करेगा तो हम एक को गोली नहीं चलाएंगे, हमको थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई नहीं करना है, तो इससे एक हम लोग फ्रंट फुट पर आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान में सेना भेज देना या एयरफोर्स भेज देना, अफगानिस्तान में भेजने से तालिबान से दुश्मनी हो जाएगी। भैया वो पहले भी हमसे दुश्मनी करते थे। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो हमारी कौन सी वहां पर एयरफोर्स अफगानिस्तान में थी? उन लोगों ने नेपाल से हमारे IC-814 विमान को हाईजैक कर लिया, अमृतसर उड़ाया, फिर लाहौर ले गए, दुबई लेने के बाद फिर कंधार लेके चले गए सब अफगानिस्तान में, और हमारे हमसे लोगों से 3 खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। मुश्ताक अहमद जो आगे जाके कश्मीर में CRPF पर हमला कराया था, मौलाना मसूद अजहर इसने संसद भवन पर हमला कराया था, उमर शेख इसने 9/11 हमला अमेरिका में उसमें फंडिंग की थी। तो इन लोगों को छोड़ाया गया और भारत सरकार को भी पता नहीं क्या हो गया, हमको ये समझ में नहीं आता। जब इन आतंकवादियों को छोड़ता ही रहता है तो इन्होंने ऐसे इज्जत से काहे छोड़ देते हो? जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो इनको खाना में आप मिला दीजिए कोई बेहोशी की दवा, आराम से बेहोश हो जाए, लो पता ना चले। और दुनिया भर का बीमारी आता है, HIV, कोरोना, कैंसर, दुनिया भर का एक और वायरस उरस लेके चढ़ा दो यहाँ पे, जाओ ससुरा 2-4 महीना में अपने से मर जाओगे। तो आराम से पहुंचा देता है। इन लोग को खाना में दीजिए, बेहोश हो जाएगा, उठेगा तो पता नहीं चलेगा कौन दवाई चढ़ा है। कोई पूछेगा आतंकवादी सुई हुई लगाया है ना, हमको तो बस खाना खा के सो गए। तो आराम से इन लोग को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं पकड़ाए फाइल निपटा दो, रखोगे तो कहीं ना कहीं छोड़ेबे करेगा सब। अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करने का एक और तरीका है। देखिए वहां 2 आतंकवादी संगठन है, ज्यादातर एरिया में तालिबान का कब्जा है जो अफीम बेचकर अपने पैसे की उगाई करता है, जबकि वहीं पर आपका ISIS आतंकवादी है, ये काला चमगादड़, ये सब जो है पेट्रोल बेच के अपना पैसा कमाते हैं। दोनों ही आतंकवादी हैं, लेकिन ये क्या कहता है इससे कि तुम इस्लाम के खिलाफ हो, नशा वाला चीज इस्लाम में अलाउ नहीं है। अरे भैया वो नशा वाला नहीं बेचेगा तो ओकरा पैसा नहीं आएगा, तोरे ऐसा पेट्रोल सबके पास थोड़ी है। तो भारत सरकार को ISIS के मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ISIS वाले आते हैं सब तो अफीम की खेती जला देते हैं सब, कहते हैं से इस्लाम के खिलाफ है, और खेती जल गया तो तालिबान का पैसे बंद हो जाता है। आज के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया है। तालिबान को काउंटर करने के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक्चुअली ईरान क्या है, वो एक शिया कंट्री है और यहाँ मुसलमानों में सबसे बड़ा झगड़ा शिया सुन्नी का है। अफगानिस्तान में सुन्नी है और यहाँ पर शिया है, इन दोनों में बहुत अच्छा सा टसल हो जाएगा। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान भरपूर मदद करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि उसके सिधाने कोई एक आतंकवादी संगठन आ जाए जो कि उससे धार्मिक रूप से कट्टर हो। तो इसमें ईरान हमारी पूरी मदद करेगा। हम लोग को तालिबान पर कई ओर से प्रेशर बनाना चाहिए, खास करके इनके हथियारों के थ्रू। देखिए इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका हथियार है, इसी को कमजोरी बना देना चाहिए। इनके पास अपनी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है जहां से ये हथियार लेते हैं, ये बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं इधर उधर काला मार्केट से। हमें वो मार्केट में घुस जाना है। ये बंदूक की जो गोली होती है, ये कारतूस होता है, ये गोली नहीं होती, इसमें बारूद भरा होता है। असली शरीर के अंदर यही घुसता है। ये क्या होता है, अब यहाँ ध्यान देंगे, जब बंदूक पे यहाँ ट्रिगर दबता है तो ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद ये बारूद निकलता है तो ये इसको ढकेल देता है। अब यहाँ देखिए ये सब बारूद है, यहाँ पर यही ऊपर वाला जो नोक है इसी से निकलता है। तो अगर इस बंदूक में, इस गोली में अंदर से यहाँ पर एक मेटल का प्लेट वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाए, और अगर जैसे वेल्डिंग करके यहाँ मेटल का प्लेट जोड़ देंगे और इसमें बंदूक तब फायर करेगा धड़ाम से ना, तो ये ब्लास्ट होकर यहीं भड़क जाएगा, ये आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको निकलने का रास्ता ही बंद कर दिए। तो ऐसी बंदूक की गोली को जब आप कभी फायर करते हैं तो बंदूक में ही फट जाती है और चलाने वाला ही मर जाता है। तो हम ये नहीं करें कि सारी गोलियां ऐसा ही भर दो, लेकिन 10-15% ऐसी गोलियां ब्लैक मार्केट में सप्लाई कर दो। अब इन ससुरों को कैसे पता करेंगे उसको फोड़ के कि ये असली है कि नकली? अब ऐसा बंदूक की गोली लेके चलोगे ससुरे, धर 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 मारो मारो, धर धर धर, पता चला वही में 10 गोली मारे, एगो खराबका आ गया, मारे धड़ाम से फट जाएंगे, आदमी भी गया, हथियार भी गया। देखिए एक बात हम अच्छे से कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो इसके लिए आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी ही युद्ध पर पूर्ण विराम लगाती है। दुनिया में किसी देश की हिम्मत नहीं है जो इजराइल से टक्कर ले ले, क्योंकि सबको पता है कि ससुरा 2 बजे रातियों को करेंगे तो तैयार बैठा है। तो इसलिए इजराइल से लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है, क्योंकि वो तैयार बैठा है। हम लोग 1962 की लड़ाई क्यों हारे? क्योंकि हम तैयार नहीं थे।
तो युद्ध में जीतना है या युद्ध को बचना है तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे अफगानिस्तान के रहमो करम पे रहेंगे कि देखिए तालिबान हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कश्मीर में कुछ नहीं कीजिएगा, वो पक्का करेगा, क्योंकि उसको दिन भर पाकिस्तान उसको पिन मारेगा। देख तुम्हारे लिए हम हाई किए, तुमको पैसा दिए, ट्रेनिंग दिए, रहने के लिए दिए, तुमको हम अब तुम्हारे वजह से हम बदनाम हो गए, मारो कश्मीर को। तो कश्मीर को ये लोग अनस्टेबल करेंगे और लोगों को लगता है कि यहाँ साला पाकिस्तान कश्मीर की हेल्प कर रहा है। यार कश्मीर वालों भी आप लोग समझो यार, आप लोग बलि का बकरा बन रहे हो। जितना कश्मीर में आतंकवाद फैलेगा, जितने कश्मीर के लोग मारे जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। इसलिए अब भारत को भी अब एग्रेसिव मूड में रहना चाहिए। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।